आपको भी बुला लिया जाएगा उसमें। हम लोग सिफारिश करेंगे कि आप भी आ जाइए। मुन्ना जी अपनी बात शुरू करें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज महामहिम राज्यपाल महोदया जी के 20 फरवरी 2023 के अभिभाषण पे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष और हमारे दलीय नेता उनसे संबद्ध करते हुए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये अभिभाषण सफेद कागज पर झूठ की काली स्याही से सरकार द्वारा लिखी एक इबारत है। कहीं भी इसमें कोई न तथ्य है न कहीं कोई सच्चाई है। एक झूठे और खोखले वादों का, अब मैं उसको नहीं दोहराऊंगी जो राजभर जी ने कहा कि झूठ का पुलिंदा है, पर अगर इस अभिभाषण को अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी नई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में सरकार अपनी पीठ थपथपा रही। मैं इसको जब मैंने अध्ययन किया मान्यवर, तो इसमें बड़ी एक बारीक चीज देखी कि 13 बार इस अभिभाषण में लक्ष्य शब्द का इस्तेमाल किया गया, 3 बार संभावना शब्द का इस्तेमाल किया, 8 बार कार्य प्रगति पर है इसका इस्तेमाल किया गया, गतिमान है 11 बार उसका भी इस्तेमाल किया गया। कोई भी काम इस अभिभाषण में ऐसा नहीं लिखा था जो ये कहा गया हो कि ये पूरा हो चुका है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है अधिष्ठाता महोदय कि वर्तमान में भविष्य के आंकड़े को गिनाने के लिए जो महान कार्य भारतीय जनता पार्टी कर सकती है वो दूसरी कोई नहीं कर सकती। इसे महामहिम राज्यपाल का कोई भी दोष नहीं, उनको तो जो इन्होंने बना के दे दिया उनकी मजबूरी थी पढ़ना। मैं कुछ तथ्य इसमें आपके सामने लाना चाहती हूँ। अभिभाषण के पेज नंबर 2 पे सीएम हेल्पलाइन पर ये कहा गया है कि सीएम हेल्पलाइन पे 3.97 करोड़ में से 3.93 करोड़ शिकायतों को समयबद्ध तरीके से निरस्त किया गया। अब मान्यवर, हम सभी लोग जानते हैं कि जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है इस पे फोन तो चला जाता है, कंप्लेन तो हो जाती है, वहां से फोन भी आ जाता है कि आपकी कंप्लेन नोट कर ली गई, पर निस्तारण कितना हुआ वो इन्होंने केवल जो कॉल करते हैं उसकी संख्या दे दी, निस्तारण की संख्या उसमें अभी तक नहीं लिखी हुई। इसी तरह से पेज नंबर 3 पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आगामी 5 साल में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य सरकार ने रखा है। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है माननीय। अगर वर्तमान को देखा जाए तो 33% ग्रोथ रेट चाहिए हमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए, 33% का, और आज का हमारा ग्रोथ रेट कितना है ये हम नहीं कह रहे, इसी अभिभाषण में लिखा है 16.8%, और जीएसडीपी की वृद्धि है 19%। अगर इस दर से जो आज का वर्तमान हमारा ग्रोथ रेट है उसको अगर देखा जाए तो क्या अगले 5 साल में, आप पिछला 5 साल तो छोड़ दीजिए, अगले 5 साल में भी क्या हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी ला सकते हैं? तो क्या ये केवल जनता को भ्रमित करने के लिए ये आंकड़े नहीं प्रस्तुत करे जा रहे? इन्वेस्टर समिट हुआ, पूरे प्रदेश को छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में डंका पीटा गया। हमारे बहुत सारे साथी विदेश में गए और वहां से इन्होंने कहा कि निवेश आएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे जिलों में रोड शोज किए गए कि वहां पे इन्वेस्टमेंट आने वाला है, इन्वेस्टमेंट आने वाला है। यही पिछले 5 साल में भी हुआ। 2018 में जो इन्वेस्टर समिट हुआ 2018 में, उसको अब की अभिभाषण की कॉपी में लिखा गया है कि केवल 4,86,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। अब मैं ये जानना चाहती हूं कि अगर 8,80,000 करोड़ का निवेश भी हुआ है
तो उससे कितनी फैक्ट्रियां बनी, और वो फैक्ट्रियां अगर उत्तर प्रदेश की धरती पे बनी हैं तो वो किसी को दिखाई क्यों नहीं देती? उसको जीपीएस से टैग ही करके बता दिया जाए तो हम लोग भी जान लें कि वो किस जिले में फैक्ट्री बनी। और उस जिले में जितनी फैक्ट्रियां बनी, मैं तो मांग करती हूं, मैंने पहले भी मांग की है कि क्यों नहीं सरकार ये बता देती है कि जिन फैक्ट्रियों की बात वो कर रही है उसमें कितने रोजगार सृजित हुए उनके सापेक्ष। मैं तो श्वेत पत्र की मांग करती हूं, सरकार ब्यौरा दे इस सदन में। ये हमारा अधिकार है, इस प्रदेश की जनता का अधिकार है। जिनके करोड़ों की गाढ़ी कमाई पर आप इन्वेस्टर सेरेमनी और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पे आपने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च कर दिए। आखिर वो जानना चाहती है कि कितने जिलों में फैक्ट्रियां बनी और कितने रोजगार मिले। सरकार श्वेत पत्र जारी करे, मैं इसकी मांग करती हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर इसी को हम आगे ले जाए, बड़ा अच्छा लगा पढ़कर कि मनरेगा पे उत्तर प्रदेश की सरकार को 26.29 करोड़ मानव दिवस सृजित करने के लिए प्रथम स्थान मिला, और 2019-20 ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। बड़ी देर से सुन रहे थे, हमारे साथी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। मैं पूछना चाहती हूं कि मनरेगा किसकी देन थी, किसकी सोच थी? ये कांग्रेस पार्टी की देन थी और कांग्रेस पार्टी की सोच थी, जिस पे आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। यही मनरेगा था। याद कीजिए लोकसभा में किस तरह का मखौल उड़ाया गया था। सफेद हाथी कहा गया था इस मनरेगा को। कहा गया था कि कांग्रेस की नाकामियों की स्मारक है। आज उसी मनरेगा ने, जब कोविड का समय आया और बेरोजगारी चरम पे थी, तो इसका मोदी सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसका बजट बढ़ाने पर मजबूर हो गई थी। और यही व्यवस्था थी जिसने हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारों को हाथ थामा था, उनको 2 वक्त की रोटी दी थी। अरे कम से कम धन्यवाद तो दे दीजिए इसके लिए हमें। ज्यादा मत कहो, नाम बदल देंगे। लागू आपने, शुरू आपने किया, लागू हमने किया। मनरेगा आपने लागू किया, माननीय सदस्य अपनी बात रखे, मनरेगा आपस में बात ना करें। मनरेगा बस माननीय मंत्री जी, आपने तो सदन में बंद करने के लिए कहा था, सदन में कहा था मोना जी आप अपनी बात रखें। बंद करेंगे, पर 10 साल में आप मजबूर हुए कि इसको आपने इसमें आपको इसका वो भी बढ़ाना पड़ा था, बजट भी बढ़ाना पड़ा, और कोविड काल में सबसे ज्यादा अगर नौकरी रोजगार किसी तरह से मिला था तो मनरेगा से मिला। महिलाओं के प्रति, भाई सुन लीजिए, सुनिए, काहे बोल रहे हैं? महिलाओं के प्रति अपराध, मैं क्या कहूं, मैं बहुत आदर और सम्मान करती हूं माननीय हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी का। मेरे पिताजी के साथ भी इनका बड़ा प्रिय रिश्ता है। इन्होंने कहा आज की महिलाओं के प्रति अपराध में जो न्याय मिल रहा है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैं आप ही की बात को सच को कर रही हूँ। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मैं अक्षरशः उसको मानती हूँ कि सबसे ज्यादा न्याय अगर मिला उत्तर प्रदेश में मिला, ये मैं मान रही हूँ इस बात को। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम ब्यूरो के मुताबिक पूरे देश में हर रोज 46 रेप के मामले आते हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 13% यानी 11 घटनाएं रोज होती हैं। यूपी आज देश में ऐसा राज्य है जहां रेप, गैंगरेप, दहेज हत्या और महिलाओं से जुड़ी सभी प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं और प्रदेश नंबर 1 पे, ये हम नहीं कह रहे, वही एनसीआरबी का डेटा जो आपने रखा। दहेज हत्या में से यूपी नंबर 1 पे है। 2021 में दहेज हत्या में 6,628 मामले दर्ज हुए, जिसमें से 2,235 मामले केवल उत्तर प्रदेश के। अब जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि अपराध में सबसे ज्यादा
जो मामले निस्तारित हो रहे, न्याय मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के महिलाओं को मिल रहा है। तो मान्यवर, सबसे ज्यादा अपराध भी आपके सरकार में हो रहा है, इसीलिए न्याय मिल रहा है महिलाओं को, क्योंकि अपराध भी आपके यहां इस सरकार में सबसे ज्यादा हुआ। पेज नंबर 10 पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ जिसमें रक्षा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों की स्थापना की कार्य प्रगति की बात कही गई, पर कहीं भी उसमें यह नहीं दिया गया है कि ये कार्य पिछले 5 साल से 6 साल से प्रगति पर है, समाप्त कब होगा। 2011 की जनगणना के आधार पर 100 से अधिक आबादी के समस्त राजस्व गांवों की बसावटों को जोड़ने की बात कही गई, पर यह बताना सरकार भूल गई कि जो इसके पहले 250 की आबादी की बसावटें ली थी सरकार ने, उसमें कितने प्रतिशतों को सड़क से जोड़ा जा चुका, और जो छूटी हुई हैं, क्या सरकार उनको जोड़ेगी? इसका कोई रोड मैप इस अभिभाषण में नहीं है। पेज नंबर 12 पे कुछ वर्षों कई लगातार हर अभिभाषण में 2017 से हम लोग सुन रहे हैं कि 21 एयरपोर्ट राज्य में बनने वाले हैं। 6 साल बीत गए, एक भी एयरपोर्ट अभी पूरा नहीं हुआ। कुशीनगर की शुरुआत पिछले सरकार में शुरुआत उसकी हो चुकी थी, और अब उसकी मैं आपके बात पे माननीय मंत्री जी आपका नहीं शुरू किया बीच में मत रोकिए। मोना जी, आप अपनी बात रखें। आप कृपया मंत्री जी आप मत रोकिए। सरकार के लोग बोलने में बाधा ना पैदा करें। नहीं, इनका जो माननीय मंत्री जी ने कहा, इनके सवालों का भी जवाब मुझे देना है। आप अपनी बात रखें, आप बस समय के अंदर बात रखें कृपया। माननीय अध्यक्ष जी, अधिष्ठाता महोदय, जिस तरह से रोजगार की बात की जा रही है, टेक्सटाइल पॉलिसी उत्तर प्रदेश की बड़ी अच्छी पॉलिसी लेकर के आई है सरकार। मुझे पूरा विश्वास था कि इस पॉलिसी के आने के बाद कुछ बेहतर इस अभिभाषण में या बजट में दिखाई देगा। बजट की बात जब होगी तो की जाएगी, पर कहीं भी बुनकरों के लिए, कारीगरों के लिए, हमारे कारपेट वीवर्स के लिए, हैंडलूम के लिए कहीं भी इसमें कोई रियायत देने की बात नहीं कही गई है, ना ही उनके रोजगार सृजन से जुड़ी हुई कोई भी इसमें घोषणा की गई। पेज नंबर 25 पे यूपी में 24 करोड़ की जनसंख्या को मात्र 33 लोगों की घोषणा के लिए गोवंश के उपलब्ध कराए जाएंगे, और हास्यास्पद है अधिष्ठाता महोदय, 900 रुपए प्रति गोवंश प्रति माह दिया जा रहा है। अरे भूसे का दाम मालूम है? 30 से 35 रुपए किलो भूसे का दाम है। क्या यह संभव है कि कोई भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति 900 रुपए में किसी गोवंश की रक्षा कर सकता हो? अरे हम तो उम्मीद करते थे कि इसमें बड़ा बजट आएगा। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है माननीय मुख्यमंत्री जी का, इसमें बड़ा बजट आना चाहिए था। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसी क्रम में एक बात मैं और कहना चाहती हूं कि खाद्यान्न को लेकर के जिस तरह से हमारे गरीब लोगों, जनता तक खाद्यान्न पहुंचाने की बात कही गई, चुनाव के पहले तो वितरण हुआ, चुनाव के समाप्त होते वितरण बंद हो गया, अब फिर चुनाव आएगा तो वितरण शुरू होगा। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ अधिष्ठाता महोदय, क्या सरकार जो खाद्यान्न की वितरण कर रही है वो चुनाव के अलावा भी उत्तर प्रदेश की गरीब जनता तक पहुंचाएगी? क्योंकि एक बड़ा गंभीर विषय, अभी 2 दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय ने एक गंभीर मामला उठाया, कुपोषण का मामला उठाया उत्तर प्रदेश का, और उन्होंने यही कहा कि उत्तर प्रदेश में कुपोषण की स्थिति भयावह है। तो मैं चाहती हूं कि इस पे संज्ञान सरकार ले। दूसरा, ओडीएफ की बात आई, ओडीएफ प्लस की, मेरा एक सुझाव भी है माननीय संसदीय कार्य मंत्री, इसको गंभीरता से लीजिएगा।
आपने शौचालय बनाए, बहुत अच्छी बात है, पर मैं एक महिला हूँ, बहुत सारी महिला सदस्य बैठी हैं। मेरा सुझाव है कि ODF प्लस में आप स्नान घर भी उसमें लें, ताकि महिलाएं जो खुले में शौच के अलावा स्नान करती हैं, इसको भी हम उनके लिए ये एक बड़ा काम होगा। उनको खुले में स्नान करने की जो मजबूरी है उससे वो बच सकती हैं। अंत में अधिष्ठाता महोदय, विधायक निधि के बारे में हम लोगों ने बड़ी चर्चा की। मेरे विषय से नहीं, सभी सदन के सभी साथियों से जुड़ा मामला है। हम लोगों ने मांग की थी 2022 से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बड़े दयालु है हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा भी था कि 5 करोड़ कर देंगे। सदन में कहा था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के लिए कहा था, इंगित किया था कि इसको करना है, घोषणा भी हो गई। पर 2023 आ गया, मार्च आने वाला, अभी हम सबको वो धनराशि उपलब्ध नहीं हुई। तो मेरा मानना है कि वो 2000 आगे तो आप देंगे, पर जो हमारी 22-23 वाली है उसको भी संसदीय कार्य मंत्री जी जरूर दे दें। और जो GST का मामला है उसको बहुत गंभीरता से ले, क्योंकि GST में लगभग 70 से 80 लाख रुपए, 90 लाख के आसपास कट जाता है। अंत में बस इतना कह के अपनी बात को खत्म करूंगी। हमारे साथी ने कई आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि आरक्षण पे कांग्रेस चुप क्यों है। मैं याद दिलाना चाहती हूं कि जब ये देश आजाद हुआ था और संविधान लिखा गया था, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, 27% आरक्षण अगर किसी ने दिया तो वो कांग्रेस पार्टी ने बैकवर्ड को दिया था, किसी दूसरे ने नहीं दिया था। और दूसरी बात, जिस न्याय और विरासत की बात कर रहे थे कि ये कैंसर इंस्टीट्यूट बना, नैक की बात कर रहे थे कि नैक आज यूनिवर्सिटीज का नैक प्रमाण हो रहा है। अरे आप उस विरासत को लेके बैठे हैं जिसकी नींव कांग्रेस पार्टी ने डाली थी। कोई नया इंस्टीट्यूट और कॉलेज बता दीजिए जो वर्तमान सरकार ने रखा हो। अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। एक विषय, अंतिम माननीय अध्यक्ष जी, एक पिछले बजट सेशन के पहले पिछले सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही घोषणा की थी कि एक कमेटी बननी चाहिए पूर्व विधायकों और विधायकों के पेंशन और वेतन को लेकर के, और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को उसका अध्यक्ष बनाया था। तो मैं निवेदन करूंगी कि वो कोविड आ गया था, वो क्रियाशील नहीं है कमेटी, उसको फिर से पुनः हम सबका अनुरोध है कि उसको, उस कमेटी को आपकी अध्यक्षता में, हम सब लोगों को आप पे बहुत विश्वास है, आप हम लोग की धारणा को भी समझते हैं, मजबूरियों को भी समझते हैं और इस महंगाई को भी समझते हैं। इसको देखते हुए आप इस कमेटी को पुनर्जीवित करें और इस कमेटी की सभी के जो सुझाव हैं वो लेकर के आप माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता। माननीय